जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्ष आईएएस। चलिए बात करते हैं यूपीएससी से संबंधित लास्ट वीक में हुए उन इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में, उनसे संबंधित सवालों के बारे में जो आपके एग्जामिनेशन में काफी महत्वपूर्ण होने वाला तय करने वाले हैं आपके सिलेक्शन की दिशा। तो जो लोग वीडियो पर पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये फाइंड आउट करने के लिए कि किस तरह से करंट न्यूज से, ट्रेंड से यूपीएससी अपने एग्जाम में सवाल पूछता है। पहली बार अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा अगर आप भी उनका सिलेक्शन चाहते हैं। सो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज की पहली इंपॉर्टेंट न्यूज से, जहां से सवाल बनने की संभावनाएं बनती है। सो डोनाल्ड ट्रंप इज देयर। Cambodian PM says he has nominated Donald Trump for Nobel Peace Prize. कंबोडिया के पीएम जो वर्तमान में थाईलैंड के साथ अपनी बैटल में थे और वहां से फ्री होके जैसे उनका सीज फायर हुआ है, वो डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू के रूप में कह रहे हैं कि उन्होंने उनका नाम नोबेल पीस प्राइज के लिए आगे बढ़ाया है। ऐसे ये नॉमिनेशन पहला नहीं है, इससे पहले पाकिस्तान, आई थिंक अजरबैजान, ये लोग भी ये काम कर चुके हैं क्योंकि इन्होंने अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में भी पीस सेटलमेंट जो है वो करवाया। अच्छा, कहे तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में भी रहे हैं, पर भारत मानने को तैयार नहीं है और ये ताऊ नोबेल पीस प्राइज का जो है ना पल्लू, वो छोड़ने को तैयार नहीं, इनको वो चाहिए ही चाहिए। परंतु यहां से हमारे लिए एक महत्वपूर्ण न्यूज बनती है और एक क्वेश्चन बनता है नोबेल पीस प्राइज से संबंधित। क्वेश्चन क्या है, हम क्वेश्चन को एक बार आपके सामने रखते हैं। सो क्वेश्चन है, with reference to the nomination for Nobel Peace Prize, consider the following statement. Heads of the state and member of nation assembly, national government can send nomination for the peace prize. सवाल है, नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रीय सभा और राष्ट्रीय सरकारों के सदस्य शांति पुरस्कार के लिए नामांकन भेज सकते हैं। In 25, it is for the first time that the President of United States had been nominated for the Peace Prize. 2025 में पहली बार हुआ है कि किसी अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। The full list of nominees made public after 50 years of submission. जो पूरी लिस्ट है वो 50 साल बाद क्या की जाती है, सार्वजनिक की जाती है। इस आधार पर इनमें से दिए गए कितने ऑप्शन करेक्ट है, हाउ मेनी ऑफ स्टेटमेंट करेक्ट, ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री या नन। करेक्ट ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आप इस टॉपिक से गो थ्रू हुए हैं तो अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। जिन लोगों को पहली बार न्यूज में मिला है उसके लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। सो द फर्स्ट स्टेज ऑफ एनी कैटेगरी ऑफ नोबेल प्राइज इन्वॉल्व्स अ नॉमिनेशन। किसी भी जगह अगर बात की जाए तो एक नॉमिनेशन नोबेल प्राइज के लिए आपको करना पड़ेगा। जो कौन कर सकता है, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, फॉर्मल नोबेल विनर्स, नोबेल प्राइज विनर्स कर सकते हैं। इसके अलावा डीम्ड एलिजिबल बाय द रिस्पेक्टिव नोबेल कमिटी, जिनको ये दावा दिया गया है। इसके अलावा नॉर्वे नोबेल कमेटी जो है वो, फिर पीस प्राइज अवार्डिंग कमेटी, वो अलग अलग पार्ट जो है वो इसमें पार्ट करते हैं। परंतु इसके साथ हेड ऑफ द स्टेट एंड मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबलीज जो है नेशनल गवर्नमेंट के, वो भी नॉमिनेशन भेज सकते हैं। बाद में वो स्क्रूटनी का दायरा जो है वो नॉर्वेन पार्लियामेंट के पास, ये जो कमेटी है उस कमेटी के पास में रहता है। इस आधार पर अगर देखा जाए तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। अच्छा, ये कमेटी के आधार पर अगर बात की जाए तो ये जो कहना कि 50 साल बाद इसको सार्वजनिक किया जाता है, ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है कि इसे 50 इयर्स के बाद में सार्वजनिक किया जाता है। परंतु अगर ये देखा जाए कि क्या पहले डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐसे बंदे हैं जिनको नॉमिनेशन मिला है, तो नहीं सरकार। 1906 में थियोडोर रूजवेल्ट जो थे उनको भी नॉमिनेशन मिला, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट होता है। और बी, द ओनली टू आर करेक्ट, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट इन द पर्टिकुलर पार्ट। सो फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, सेकंड इज इनकरेक्ट अबाउट द पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर डालेगा। तब तक हम आगे डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन, अगली न्यूज की तरह। अगली न्यूज आपसे साउथ अफ्रीका से आई है। साउथ अफ्रीका इंजेक्टिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल्स इनटू राइनोज हॉर्न टू थॉट दी पोचिंग। राइनोज का जो हॉर्न होता है ये काफी महत्वपूर्ण माने गए हैं पोचिंग के, और यही स्मगलिंग वाली दुनिया, और इन्हीं के कारण क्या होता है, उनकी पोचिंग सबसे ज्यादा होती है। साउथ अफ्रीका में तो होती है, इंडिया में काजीरंगा इसका सबसे बड़ा शिकार है। अब इसको रोकने के लिए साउथ अफ्रीका ने एक पायलट प्रोजेक्ट पे नया काम शुरू किया है, और वो इन हॉर्न्स में क्या डालना स्टार्ट कर दिए हैं, वो रेडियो एक्टिव जो मटेरियल्स है उन्हें डालना स्टार्ट कर दिया।
अब इससे होगा ये कि अगर कोई जो पोचर्स है वो इसे कट करके कहीं भी किसी भी जगह से इसे क्या करेंगे, स्मगलिंग करेंगे, पोर्ट के थ्रू, एयरपोर्ट के थ्रू या किसी और टर्मिनल के थ्रू, तो वहां जो लॉन्च मींस डिटेक्टर्स लगाए गए हैं रेडियो तो आइसोटॉप्स के लिए, वो इसे डिटेक्ट कर लेंगे और उस पोचिंग को रोकने में बड़ा मदद मिलेगा। तो जिस तरह से क्वेश्चन है यहां से संबंधित एक सवाल, अच्छा ये न्यूज अपने आप में काफी महत्वपूर्ण, भारत को भी शायद ये करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में इस चीज को लिखिएगा। तब तक आगे बढ़ते इससे संबंधित सवाल। सो इससे संबंधित एक सवाल, विथ रेफरेंस टू रेडियो आइसोटॉप्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रेडियो आइसोटॉप से संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, they are unstable form of an element that emits radiation into transform into a more stable form। ये किसी तत्व का स्थिर रूप होता है जो विकिरण उत्सर्जित करके अधिक स्थिर रूप परिवर्तित हो जाता है। Most radio isotopes are artificially produced in research reactors and accelerated by exposing a target material to intense particles such as neutron or proton, followed by a different chemical process to bring them to required chemical form। अधिकांश रेडियो आइसोटॉप अनुसंधान रिएक्टरों को त्वरक में कृत्रिम रूप में उत्पादित किए जाते हैं जिससे लक्ष्य पदार्थ को न्यूट्रॉन प्रोटॉन जैसे तीव्र कणों के संपर्क में लाया जाता है। इन्हें उद्योग में बनाया जाता है प्राकृतिक रूप से। दे आर एन इफेक्टिव टूल फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ये औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए एक प्रभावी उपकरण है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? हाउ मेनी ऑफ स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट? ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री या नन? केवल एक, केवल दो, तीनों या कोई भी नहीं। इसको अगर आपका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, वरना मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अकॉर्डिंग टू IAEA, दैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, radioactive isotopes and radioisotopes are the unstable form of an element that emits radiation to transform into more stable form. The radiation can be traced and typically cause change in the substance into fall upon. Hence statement 1 is correct। पहला स्टेटमेंट इस बात से करेक्ट हो जाता है, ये पहले अस्थिर होता है पर रेडिएशन छोड़ने के बाद ये क्या हो जाता है और अधिक स्थिरता में कन्वर्ट हो जाता है। थ्रू एन नॉन इन्वेंस प्रोसीजर इन द राइनो हाउस, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से इसे ट्रेस किया जाएगा। अगला, मोस्ट रेडियो आइसोटॉप्स आर आर्टिफिशियली प्रोड्यूस इन द रिसर्च रिएक्टर्स, तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। एंड द थर्ड वन इज रेडियो आइसोटॉप्स आर इफेक्टिव टूल टू यूज इन फार्मास्यूटिकल्स एंड द साइंस जनरल बायोडाइवर्सिटी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। सो थर्ड स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। तो ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। ये आपको ये बताने के लिए कि किस तरह से कोई न्यूज यूपीएससी ने उठाया। हाँ, जनरली ये न्यूज आपके अखबारों के फ्रंट पेज पे नहीं होती है, परंतु वहां से न्यूज उठा के उससे क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चंस इन्होंने बनाए। आगे बढ़ते अगले न्यूज को कवर करते हैं। फिलीपींस के प्रेसिडेंट मार्को जूनियर जो थे वो कहाँ आए, वो इंडिया आए थे अपनी सपत्नीक, और वहां राष्ट्रपति भवन विजिट किए, पीएम मोदी भी साथ में मौजूद थे। तो यहां से एक नई कहानी शुरुआत होती है। फिलीपींस साउथ चाइना सी में सिचुएटेड एक आइलैंड स्टेट है जिसकी चाइना के साथ लगातार धूम चल रही है और वो इंडिया से सपोर्ट की मांग करता है। वो इंडिया से ब्रह्मोस परचेज करने के लिए भी एग्री है। वो वर्तमान में फिलीपींस ने इंडिया के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है उसे अनाउंस कर दिया है। इन दोनों के बीच में भी एक नेवल एक्सरसाइज भी कंडक्ट की गई। तो उससे संबंधित एक सवाल आप लोगों के सामने। रिसेंटली 3 ships of Indian Navy participated in a naval exercise in the Philippines for the first time. The maritime exercise was held at Pacific Ocean, South China Sea, Indian Ocean, Bay of Bengal. हाल ही में भारतीय नौसेना के 3 जहाजों ने पहली बार फिलीपींस के एक नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया। यह समुद्री अभ्यास कहां आयोजित किया गया था? प्रशांत महासागर, दक्षिण चीन सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। सही आंसर है दक्षिण चीन सागर। सवाल आता है इस एक्सरसाइज को नाम क्या दिया गया? तो भैया पहली बार ऐसी एक्सरसाइज को कोई भी नाम नहीं दिया गया। इसे सिंपल मैरीटाइम एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं। वर्तमान में साइमल्टेनियसली हम सिंगापुर के साथ भी एक एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसे सिम्बेक्स का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? सिम्बेक्स का। तो इस वाली एक्सरसाइज को कोई नाम नहीं दिया गया। सो फिलीपींस के साथ अब हमारी कौन सी एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है? दैट इज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। सो द प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस मिस्टर मार्कोस, ये भी हमने बताया ही आपको। तो साउथ चाइना सी इसका करेक्ट ऑप्शन है और वही सारी बातें जो मैंने आपको बताई वो यहाँ पर लिस्टेड मेंशन। जो लोग सेशन पे हैं और जिनको इसका पीडीएफ चाहिए, कल्पाक्ष के ऑफिशियल नंबर 9294524000, कौन सा नंबर? 9294524000 पर आप टेक्स्ट कर इसकी पीडीएफ के लिए हमें मैसेज डाल सकते हैं। हम आपका पीडीएफ इसका आप तक अवेलेबल करवा देंगे।
आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज को कवर करते हैं। अगली न्यूज एनसीईआरटी से आई। एनसीईआरटी ने अपनी क्लास 8th में कई सारे बदलाव किए। उससे पहले एक वीडियो हमने आपको बनाया था, परंतु उसके एक बदलाव में थोड़ी सा इश्यू जो है वो जैसलमेर राजघराने को हो गया। जैसलमेर राजघराने के वंशज चैतन्य राज सिंह, उन्होंने एक कंप्लीट ट्वीट करते हुए एनसीईआरटी में मेंशन इस मैप के ऊपर ऑब्जेक्शन जो है वो रेज किया, जिसमें 1759 का आपका मैप जो है मराठा एम्पायर का वो दिखाया गया। और जैसलमेर का मानना है कि इसके अंदर जैसलमेर को भी किसका हिस्सा बताया गया, मराठा एम्पायर का, जो कभी भी नहीं रहा है और ऐसे प्रामाणिक कोई ऐतिहासिक सोर्स उपलब्ध नहीं है। इसलिए उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान से, एनसीईआरटी से इसके तथ्य के आधार पर इसमें संशोधन करने की मांग की है और इससे हटाने की मांग की, क्योंकि ये इस तरह का सवाल है। तो यहां से एक सवाल आपसे, अच्छा, इसको लेकर एक वीडियो जो है मैं आप YouTube चैनल पर कंप्लीट पोस्ट करने वाला हूं कि इसकी रियलिटी क्या है, क्या इसमें कंसर्न्स है, तो वो देखना मत भूलिएगा। चलिए, इससे जब सुना एक सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नॉर्दर्न एक्सपांशन ऑफ मराठास एरियाज अराउंड दिल्ली, बुंदेलखंड, मालवा, पार्ट ऑफ राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा मराठाओं का उत्तरी विस्तार था? दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, बुंदेलखंड, मालवा, राजस्थान के कुछ भाग। निचले दिए गए में से सही आंसर चुनिए। 1 and 2 only, 3 only, 2 and 3 and 1, 2, 3, 4 all. So which is the correct option? आप लोगों ने हिस्ट्री अगर पढ़ लिए तो इसका आंसर आप कीजिए। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उन्हें हम समझा देते हैं। पहला, the first half of the 18th century with the Mughal Empire breaking up to the Peshwa of Maratha Empire, वो उनको खुद को रेजिस्ट नहीं कर पाए और उन्होंने राजस्थान, द पार्ट अराउंड दिल्ली, पंजाब, बुंदेलखंड, देन उड़ीसा, बंगाल, बिहार, जॉर्डन, ये सारे एरिया क्या कर लिया, कवर कर लिया। इस आधार पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, डी, क्योंकि ये सारे हिस्से किसके हिस्सा था, मराठा एम्पायर के हिस्से थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगली जो न्यूज में रही वो न्यूज है आपकी बीसीजी, बॉस्टन दैट स्पेशल कमिटी, एक ग्रुप जिसे कहा गया, एनालाइज प्लान टू रीलोकेट गाजन्स टू दी सोमालिया। जो बोस्टन के कुछ लोग हैं उनका मानना है कि गाजन्स जो हैं उन लोगों को सोमालिया में क्या कर देना चाहिए, फिर से बसा देना चाहिए। तो उससे फाइनेंशियल रिपोर्ट एक छपी है, उसको लेकर एक सवाल आपसे बन सकता है, क्योंकि गाजा जो है वो न्यूज में है। सवाल आपसे बनता है, गाजा से संबंधित कई सारी चीजें हैं, क्या इजराइल सही है, गाजा सही है, फिलिस्तीन सही है, आपके आधार पर कौन सही है कौन गलत, ओपिनियन डिटेल्ड मैनर में कमेंट बॉक्स में डालिएगा। कभी आपके कमेंट के आधार पर कुछ डिस्कशन का मौका मिला तो डिस्कस जरूर करेंगे। सवाल यहां से आया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बॉर्डर सोमालिया, इथोपिया, तंजानिया, सूडान, केन्या एंड इरेट्रिया, सो सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा देश सोमालिया की सीमा से लगा हुआ है? इथोपिया, तंजानिया, सूडान, केन्या, इरेट्रिया। इनमें से करेक्ट ऑप्शन जो है आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। तो सवाल पहले न्यूज एनालिसिस कर लेते हैं। अच्छा, जिन्हें आंसर पता है वो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तब तक, द बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप रिपोर्टेडली ड्रू प्लान टू एनालाइज हाउ पैलेस्टीन्स इन गाजा could be shifted to the other country, including Somalia, under a project to redevelop a region which has long been conflict over a land and identity. So according to FT's inquiry, BCG contracted to the relocation project, 35,000 crore का इन्होंने रख रखा है। कौन कौन सा एरिया इससे कंप्लीट करता है? तो इसमें केन्या जो है वो साउथ वेस्ट में है, देन डिजबाउटी जो है वो आपका नॉर्थ वेस्ट में है, शॉरलाइन विद दी नॉर्दर्न एंड इंडियन ओशन का भी क्या करता है, एरिया इसमें कंट्रोल करता है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन इसमें से जो आएगा वो आएगा फर्स्ट एंड 4, दैट इज Ethiopia, and the fourth one is Kenya. So this is from that particular part. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? फर्स्ट एंड 4 मींस A is the correct option for particular question. तो ये वो चीजें जहां से क्वेश्चन बनते हैं, जिन न्यूज से क्वेश्चन हम लोग लगातार देखते हैं। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगला जो न्यूज है वो है आपका रोहिंग्यास को लेकर। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर इनसे संबंधित आया, जिसमें उन्होंने कहा आर रोहिंग्यास आर रेफ्यूजी। पहले तो उन्होंने पूछा क्या ये रेफ्यूजी है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर ये रेफ्यूजी है तो हम इनके प्रॉब्लम्स को कंसीडर कर सकते हैं, और अगर ये रेफ्यूजी नहीं है तो नहीं। तो उस वाली कंडीशन में वो सरकार से इससे संबंधित एक ऑर्डर जो है वो मांगना चाहते हैं। तो रेफ्यूजी एक सवाल है, उससे एक सवाल फिर बन जाता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द रेफ्यूजी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द यूएन कन्वेंशन रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रेफ्यूजी 1951 lay down the obligation of a state to protect refugee and grant them a minimum standard of care. India is one of the UN member state that is a signatory to a UN refugee treaty.
According to a report by the National Human Rights Commission, India does not have any refugee from Myanmar. How many of our statement are correct? क्या ये शरणार्थी है? तो शरणार्थियों की स्थिति के संबंधित संयुक्त राष्ट्र अभी समय 1951 क्या उनको बेसिक सुविधाएं जो है वो उपलब्ध करानी होती। भारत संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी संधि का हस्ताक्षरित देश है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के आधार पर भारत में म्यांमार से कोई भी शरणार्थी नहीं है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली वन, केवल एक, केवल दो, तीनों या कोई भी नहीं। तो इसको थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं न्यूज को कि न्यूज क्या कहती है, किस तरह से इस पे जजमेंट आएगा। So Supreme Court will decide whether the Rohingyas in India are entitled to declared as refugee or whether they will illegal entertain. If they are refugee, the court will consider what protection, privilege, right they are entitled, and if they are not, whether they are central state government are obliged to deport them in accordance with the law. तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को निर्धारित करने वाला है। So UN defines refugee as a people who have been forced to flee their country or origin and are unable to unwilling to return due to the well-founded fear being persecuted to reason of race, religion, nationality. तो उसके लिए एक स्पेशल ग्रुप उन्होंने बनाया है। So UN Convention related to the status of refugee 1951 lays down the obligation of a state to protection of refugee, grant them a minimum signet। तो इस आधार पर पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट इटसेल्फ इज करेक्ट क्योंकि हम क्या है उसके हिस्सा है। और थर्ड के बारे में अगर बात कर ली जाए तो सेकेंड में इंडिया इज वन ऑफ द 44 यूएन मेंबर्स दैट इज नॉट अ सिग्नेटरी ऑफ यूएन रिफ्यूजी ट्रीटी। माय मिस्टेक, यूएन का हम ट्रीटी रिफ्यूजी ट्रीटी के सिग्नेटरी नहीं है, तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड सेकेंड अगर बात करें तो लार्ज नंबर ऑफ रिफ्यूजी फ्रॉम श्रीलंका, तिब्बत, म्यांमार, अफगानिस्तान, लगभग 2,09,000 हमारे यहाँ पर उपलब्ध है। इस तरह से ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ए इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगली न्यूज जो है वो न्यूज कहती है आपकी रुद्राक्ष इंडियाज लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन विद 354 वैगन 7 इंजिन्स। एक नई ट्रेन चली जो ट्रेन में 354 बोगियां थी और 7 इंजन थे, और क्योंकि ये लॉन्गेस्ट थी इसलिए यहां से एक सवाल जो है वो सवाल बनता है। रुद्राक्ष इज रिफर्ड टू, रुद्राक्ष का भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी, तो यहीं से आंसर बन जाता है इंडिजिनियस एयर टू एयर मिसाइल डेवलप बाय डीआरडीओ, सेमी हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन, या फिर अंडर वाटर सर्विलेंस सिस्टम। क्या है? भारत रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी है जो यहीं से निकलकर उसी न्यूज से संबंधित कहानी इसमें से बनी हुई, जिस न्यूज को भी हमने डिस्कस किया। आखिरी बात, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक गेट्स आरबीआई नोट टू बिकम यूनिवर्सल बैंक। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में जाने वाली एयू बैंक ऑफ फुल फ्लेज यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट होने का लाइसेंस किससे मिल गया है? आरबीआई से, क्योंकि यहां न्यूज फाइनेंस से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक टू ट्रांजिशन इनटू अ यूनिवर्सल बैंक अकॉर्डिंग टू आरबीआई? किसी छोटी बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक को सार्वभौमिक बैंक बनने में क्या मापदंड रखना पड़ेंगे? पहला, scheduled status with a satisfactory track record of performance of minimum period of 2 years, न्यूनतम 2 वर्षों की अवधि के लिए संतोषजनक प्रदर्शन का रिकॉर्ड अनुचित स्थिति में, listing on a recognized stock exchange and minimum net worth of 1,000 crore as the end of the previous quarter, किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होकर पिछली तिमाही के अंत तक 1,000 करोड़ रुपए का निवल संपत्ति, मीट द प्रिस्क्राइब्ड CRAR रिक्वायरमेंट फॉर SFB के लिए निर्धारित CRAR की आवश्यकताओं का पूरा करना, having a net profit of last 2 in financial year and gross NPA net NPA less than the equal to 3%, 1% of the respective last, पिछले 2 वित्तीय वर्षों में शुद्ध लाभ होना जो है वो 2 वर्ष के सकल एनपीए और शुद्ध एनपीए से क्रमशः 3 और 1% से कम हो या उसके बराबर हो, विच इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अगर आपने पढ़ रखा है तो बताइए, मैंने इसको एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि ये चीज न्यूज में आई है, इस तरह को हम जनरली डिस्कशन यहाँ पे आप चीजों का नहीं मिलता। So universal bank status will allow AU Bank to offer a wide range of banking financial service without restriction. According to RBI, the eligibility criteria for small finance bank to transition into universal bank include scheduled status with a satisfactory track record for minimum a period of 5 years। मतलब पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो गया भाई साहब, गलत हो गया, उसमें 2 साल बोल रहे, RBI 5 साल बोल रही है। 1,000 करोड़ रुपीस एट द एंड ऑफ प्रीवियस क्वार्टर, ये वाला स्टेटमेंट सही है। और दे शुड आल्सो मीट द प्रिस्क्राइब्ड CRR रिक्वायरमेंट फॉर SSF, हैविंग नेट प्रॉफिट इन द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर एंड
ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए ऑफ लेस देन एंड इक्वल टू 3% एंड 1%। इस आधार पर अगर देखा जाए तो इन द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर हेंस स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट एंड द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो इस आधार पर क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका डी। क्लियर है कहानी? सो 2, 3 है, तो इस तरह से पहले वाला इनकरेक्ट हो ही गया, 2, 3 एंड 4 आर द करेक्ट फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, ट्रम्प अनाउंस पीस एग्रीमेंट बिटवीन अजरबैजान एंड आर्मेनिया। ये अभी रिसेंट की न्यूज है। सवाल इसी से आधार पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज ब्रोकर्ड पीस अगेंस्ट पीस एग्रीमेंट बिटवीन अजरबैजान एंड आर्मेनिया। इन दोनों के बीच में शांति समझौता किसने करवाया? यूएसए ने करवाया, ट्रम्प को ने करवाया। उनको नोबेल प्राइज हमारी तरफ से दिया जाए। थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट फॉर टुडे। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में डालिएगा। डिले हो गया, कल हम नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज ऑफ वेकेशंस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड विद कल्पाक्ष।